हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपको मालूम है एक ज़माना ऐसा भी था जब इंसान ये सोचता था कि अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सारे प्लैनेट्स और सन सब अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। और किसने इस आइडिया को करेक्ट किया? आप खूब जानते हैं, उनका नाम कॉपरनिकस था। ही वॉज द वन हु राइटली ऑब्जर्व दैट सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, अर्थ के नहीं। बट एक बिलीफ उस वक्त ये भी था कि सारे प्लैनेट्स का जो मोशन है, जो पाथ है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, वो सर्कुलर है। वॉज सम काइंड ऑफ मिस्टिकल बिलीफ प्रेजेंट एट दैट टाइम। और किसने इस आइडिया को करेक्ट किया, इस बिलीफ को सही किया? वो थे योहान केपलर। ही वॉज द वन हु करेक्टली डिफाइंड द ऑर्बिट्स। उन्होंने दुनिया को बताया कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल है। और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में डिटेल में हम वीडियो में आगे देखेंगे। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम टाइको था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी में लगा दी थी। उन्हें ऑब्जर्व करते थे टेलीस्कोप की मदद से और डेटा नोट डाउन करते थे। केपलर जब 27 साल के थे तो वो टाइको के असिस्टेंट बन गए। टाइको ने केपलर को ये काम दिया कि वो मार्स के ऑर्बिट को ऑब्जर्व करें। टाइको और केपलर दोनों ही इस बात पर बिलीव करते थे कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब केपलर ऑब्जर्व कर रहा था मार्स के मोशन को, तो उसका ऑब्जर्वेशन उसके बिलीव से बार बार टकरा रहा था। बिलीव क्या था कि मोशन सर्कुलर है और ऑब्जर्वेशन एलिप्टिकल मोशन की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही वक्त बाद टाइको की मौत भी हो गई और टाइको के रिसर्च के सारे पेपर्स केपलर के हाथ लग गए। और उन पेपर्स की स्टडी करते करते केपलर ने दुनिया को ये बताया कि मोशन एलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता है। और कहीं किताबें भी लिखी और कहीं इंपॉर्टेंट लॉज भी दुनिया के सामने पेश किए। तो आइए उन लॉज को एक एक करके सीखते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस में हम 3 इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे। सबसे पहला लॉ बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहा हो, यानी रिवॉल्व हो रहा हो, तो उसका जो पाथ होगा, जो उसका ऑर्बिट होगा रिवॉल्यूशन का, वो एलिप्स के शेप का होगा। एलिप्स क्या चीज है? तो एलिप्स ऐसे समझिए कि एक स्क्वैश्ड सर्कल है, पिचका हुआ सर्कल है। एक सर्कल को आपने पिचका दिया, थोड़ा सा दबा दिया, तो जो शेप नजर आएगा वो एलिप्स होगा। तो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व होते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं होते बल्कि एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी फोकाई किस चीज का नाम है, आइए इसे देखते हैं। फोकाई समझने के लिए आपको एलिप्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर दैट लेट अस कंसीडर अ कोन। कोन एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप कोन को किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करते हो, एक ऐसा प्लेन जो जमीन को पैरेलल हो, तो आप देखोगे जो हिस्सा कट हो रहा है वो सर्कल के शेप का है। और अगर आप इसी कोन को थोड़ा सा आड़ा कर दे, यानी इंक्लाइन कर दे, तो जो शेप अंदर नजर आएगा वो एलिप्स होगा। तो पता चला कि एलिप्स एक कोन को इंक्लाइन प्लेन पर कट करने पर मिलता है। तो एलिप्स के 2 नजरिए क्या हुए सोचने के। सबसे पहला ये था कि एलिप्स एक स्क्वैश्ड सर्कल है, एक पिचका हुआ सर्कल है, दबा हुआ सर्कल है। दूसरा नजरिया ये कि अगर हम कोन को इंक्लाइन प्लेन पर कट करते हैं तो जो शेप नजर आता है वो भी एक एलिप्स का होता है। सो लेट अस कंसीडर एन एलिप्स। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि एलिप्स में कोई एक सेंटर नहीं होता बल्कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फोकाई कहा जाता है। एक से ज्यादा है इसलिए फोकाई कह रहे हैं। एक पॉइंट को फोकस कहेंगे तो 2 अलग अलग फोकस हुए। उनको नाम भी दिया जा सकता है। जनरली उन्हें हम F1 और F2 कहते हैं। पहले वाले पॉइंट को F1 और दूसरे को F2, और किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें बताऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज आपके पास एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट का अगर मैं पहले फोकस से डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये जो फासला होगा, जो दूरी होगी, वो AF1 कहलाएगी। और उसी पॉइंट का अगर दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकाले तो वो डिस्टेंस AF2 कहलाएगा। अब हम इन दोनों ही डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, तो जो उनका सम होगा वो कोई एक वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी। Now let us consider any other point anywhere on the focus or on the ellipse। तो एक पॉइंट ले लिया हमने B यहाँ पर। अब उस B का डिस्टेंस जब मैं F1 से
निकालूं तो वो हो जाएगा BF1, और उसी पॉइंट B का दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकाले तो वो कहलाएगा BF2। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों का अपना एक सम होगा। यकीन मानिए पहले दो डिस्टेंसेस का सम बाद के दो डिस्टेंसेस के सम के एग्जैक्ट बराबर होगा। ये खास बात होती है फोकस की। आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया है सी का डिस्टेंस हम F1 से निकाले और F2 से निकाले और उन दोनों को डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो कसम से वही आंसर आएगा जो पहले दो डिस्टेंसेस का आया था। तो पता चला कि फोकाई यानी कि दो फोकस एक ऐसे खास और खास पॉइंट्स होते हैं जिनका हम एलिप्स पर आने वाले किसी भी पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम निकाले तो हमेशा सेम आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एलिप्स से रिलेटेड। तो केपलर का फर्स्ट लॉ एक बार फिर से देखिए, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब ये फोकाई समझ में आ रहा है ना आपको? सो कंसिडर एन एलिप्स, एलिप्स है तो दो फोकस भी होंगे F1 और F2। मान लेते हैं अर्थ है जो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व हो रहा होगा, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सन के। और सन कहाँ होगा? तो सन किसी एक फोकस पर होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई वाला पॉइंट। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये केपलर था जिसने दुनिया को बताया कि प्लैनेट्स सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं होते, उनका जो पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता बल्कि वो एलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा पिचका हुआ सर्कल होता है। और जो सन है वो उस ऑर्बिट के बिल्कुल बीच में नहीं बल्कि थोड़ा सा साइड में यानी किसी एक फोकस में हो सकता है। केपलर का सेकेंड लॉ केपलर की ग्रेटनेस समझने के लिए काफी है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप अपने सामने एक सन और एक प्लैनेट को देख सकते हैं। प्लैनेट सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। एक लाइन हमने ऐसे ही इमेजिन कर ली, किसके बीच में? सन और प्लैनेट के बीच में। अब प्लैनेट है तो वो तो घूमेगा, रिवॉल्व होगा सर के इर्द गिर्द। तो हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम बाद प्लैनेट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आता है। मान लेते हैं कि उसे यहाँ से वहां जाने के लिए कुछ 1 घंटे लगते हैं। तो उस 1 घंटे के अंदर उसने कुछ तो एरिया स्पेस का कवर किया है। लेट दैट एरिया बी कॉल्ड एज A1। उस एरिया को हम A1 मान लेते हैं। कुछ तो इमेजिनरी एरिया हुआ जो कवर हो रहा है स्पेस के अंदर। अब ये एरिया कितने टाइम में कवर हुआ? तो 1 घंटा लगा है। घूमते घूमते प्लेनेट मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। अब अगला 1 घंटा हम ऑब्जर्व करें फिर से तो हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में अब प्लेनेट इतना एरिया कवर करता है। लेट दैट एरिया भी A2। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में हमने एरियाज को कवर होते हुए देखा, मतलब कुछ रीजन स्पेस के कवर हुए। केपलर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इक्वल टाइम इंटरवल में एरियाज ऑब्जर्व करते हैं तो वो दोनों एरियाज इक्वल मिलते हैं। ये उसका बेहतरीन कंक्लूजन था, ऑब्जर्वेशन था कि in equal interval of times the area covered by the planet, the area swept by the planet, swept समझिए कि कवर हुआ है, झाड़ू लगा है जैसे। so the area swept by the planet is equal in equal time intervals। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, the line joining the planet and the sun। कौन सी लाइन? जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है। इनिशियली प्लैनेट यहाँ पर था तो हमने सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन बना दी। सो इस लाइन को कहा जा रहा है द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर वक्त को बरकरार सेम रखा जाए तो सेम टाइम में जो एरिया कवर होगा वो सेम होगा। लेकिन क्या मतलब बन रहा है इसका वो अभी तक नहीं समझ में आया। तो चलिए इसका नतीजा क्या निकलता है वो देखते हैं। तो अगर आप देखें प्लैनेट को इनिशियली यहाँ से यहाँ जाने के लिए जब 1 घंटा लगता है तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब उस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो प्लैनेट को लग रहा है यहाँ से वहां जाने तक, जो उसने ऑर्बिट में डिस्टेंस ट्रेवल किया। और सेकेंड केस के अंदर जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाता है तो अब उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 1 ही घंटे के अंदर। तो जब शुरू में हम देखते हैं 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड स्लो होगी। और सेकेंड केस के अंदर हम देखते हैं कि उसी 1 घंटे के अंदर बहुत दूर तक जा रहा है,
मतलब ऑब्वियसली वो बहुत फास्ट चल रहा होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर लिया 1 घंटे के अंदर, यानी बहुत स्पीड से गया होगा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं यहाँ पर कि जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होते हैं, एलिप्स में कभी एक रीजन वो होता है जब प्लैनेट दूर होता है, और कुछ जगह जहाँ ऐसी होती है जब प्लैनेट नजदीक होता है। तो जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होते हैं तो वो स्लोली स्लोली चलते हैं, और जब प्लैनेट सन के नजदीक हो जाते हैं तो बहुत फास्ट चलते हैं। रीजन भी इसका सोचना आसान है। जब दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, और जब नज़दीक हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाता है और वो तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब आपको ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको सेकेंड लॉ क्लियर है। लॉ का स्टेटमेंट कुछ और कहता है और उससे हम नतीजा कुछ और निकालते हैं। उसी स्टेटमेंट से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब कोई प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है तो वो एक स्पीड से नहीं घूमता, कभी स्पीड फास्ट होती है और कभी स्पीड स्लो होती है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई दो लॉ से। पहली बात ये समझ में आई कि जो शेप होता है प्लैनेट्स का, जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का, वो गोल नहीं होता, वो सर्कुलर नहीं होता, वो एलिप्टिकल होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी स्पीड ज्यादा है कभी स्पीड कम है। थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, वर्ड आपके लिए नया है। कंसिडर अर्थ। अब अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है उसे ही पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। दैट इज द टाइम टेकन बाय एनी प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is called as its period of revolution, and it is generally represented by capital T. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का सिंबल बड़ा टी होता है। तो आप बताइए अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज होता है। और जुपिटर का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? ये हम सुन चुके हैं, ये 4332 डेज होता है। सोलार सिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर सन का अर्थ से डिस्टेंस देखें और सन का जुपिटर से डिस्टेंस देखें तो जुपिटर से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन है? मैं ये लॉ नहीं समझा रहा हूँ अभी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया। लॉ तो जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो आइडिया क्या समझ में आ रहा है इसमें हमें कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा होते जाएगा। लॉ कुछ ऐसा है कि the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the mean of a planet, to the mean distance of a planet from the sun. तो पहले इस लॉ को समझने के लिए हम मीन डिस्टेंस क्या है वो समझते हैं। तो मीन डिस्टेंस के लिए पहले तो ये कंसिडर कर लीजिए कि जब अर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा है तो उसके और सन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। अब जब वो घूमते घूमते यहाँ आ जाए तो डिस्टेंस थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है। तो क्यों ना हम कोई एवरेज डिस्टेंस निकालें जिसे मीन डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। सारे डिस्टेंसेस का एवरेज होगा और उसे नॉर्मली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब टी का स्क्वायर is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. मीन डिस्टेंस हम r कह रहे हैं, उसका क्यूब लेंगे तो r क्यूब होगा। तो केपलर ने ऑब्जर्वेशन करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर मीन डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होती है? जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। और हम ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही समझ चुके हैं कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होते जाएगा उतना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उतना एक चक्कर लगाने का जो वक्त है वो ज्यादा होते जाएगा। तो केपलर लेकिन स्पेसिफिकली इस नतीजे तक पहुंचा कि एक का स्क्वायर दूसरे के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उनको अल्फा को जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो टी स्क्वायर यहाँ पर k टाइम्स आर क्यूब के बराबर होगा। k इज अ कांस्टेंट।
देयरफॉर वी कैन फाइनली से दैट टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के बराबर होगी। तो यहाँ हम केपलर के तीनों लॉ कंप्लीट कर देते हैं।